साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के संबंध में और देखिएगा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अपन स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19, 20 और 21 के बारे में अपन बात कर रहे थे और आर्टिकल 21 में क्या है, क्यों है आर्टिकल 21 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आर्टिकल 19 के बारे में अपन बात कर चुके थे, जिसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19(1)(f), कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 19(1)(f) में जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन उस पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसे अपन निर्बंधन या प्रतिबंध के नाम से जानते हैं। इसके बाद आर्टिकल 20 के बारे में अपने बात की थी, जो अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित है। अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, और अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का मतलब है कि एक अपराधी के संदर्भ में उनके क्या क्या अधिकार रहते हैं, उसका आर्टिकल 20 में उल्लेख है। दोहरे दंड पर रोक लगाई गई है। भूत लक्षणी विधि, यानी जिस समय अपराध किया उस समय देश में जो प्रचलित कानून था उसी के अनुसार सजा मिलेगी, नया कानून बनाकर सजा नहीं दी जा सकती, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद अपने जाना था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, और सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट, इनके अलावा नार्को टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट पर भी क्या लगा दी? रोक लगा दी, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये किसके? स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बात है, और यहाँ पर स्वयं के खिलाफ किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 20 में लिखा गया है, और आर्टिकल 20 का मतलब मौलिक अधिकारों में उल्लेखित है, और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपन जा सकते हैं। देखिएगा जरा, आज जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में उल्लेखित किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और देखिएगा साथियों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, इसी को अपन बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार। क्या बोलते हैं? जीवन जीने का अधिकार, और इसी को अपन कहते हैं निजता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? निजता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? निजता का अधिकार। ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 21 जो है ये निजता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 21 में आपको ध्यान में रखना है मौलिक अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ। क्या ध्यान में रखेंगे? मौलिक अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। सर्वश्रेष्ठ मौलिक अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन से जुड़ा अधिकार है। जीवन से जुड़ा अधिकार है। जीवन से जुड़ा क्या है? अधिकार है। ये व्यक्ति के किन से जुड़ा अधिकार है? जीवन से जुड़ा अधिकार है, इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों का सर्वश्रेष्ठ अधिकार भी कहा जाता है। साथियों, आर्टिकल 21 सबसे विस्तृत अधिकार है। आर्टिकल 21 में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंतर्निहित हैं, और आर्टिकल 21 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, बहुत सारे वाद हैं, जहां से अपने एग्जाम में कई बार आर्टिकल 21 से प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, जब मौलिक अधिकारों से संबंधित बात करें और आर्टिकल 21 के संदर्भ में डिटेल से बात नहीं करें, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार है, क्या है जीवन जीने का अधिकार, क्यों है जीवन जीने का अधिकार, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आर्टिकल 21 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 21 के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, और आर्टिकल 21 को अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा या फिर मेरुदंड कहा था। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 21 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, और आर्टिकल 21 को भारतीय संविधान का मेरुदंड बताया। अगर भाग के दृष्टिकोण में पूछे तो भाग 3 को अपन मैग्ना कार्टा कहते हैं, लेकिन किसी अनुच्छेद के संदर्भ में पूछे तो अंबेडकर साहब ने आर्टिकल
21 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या मेरुदंड बताया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 21 के संदर्भ में आप क्या ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 21 में ये सर्वाधिक विस्तृत मौलिक अधिकार, क्या ध्यान में रखेंगे? यह सर्वाधिक विस्तृत मौलिक अधिकार है। यह सर्वाधिक विस्तृत मौलिक अधिकार है। यह सर्वाधिक विस्तृत मौलिक अधिकार है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक वाद है। इनसे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक वाद, अपन बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। सर्वाधिक क्या है? वाद है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या ध्यान में रखेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या मेरुदंड कहाँ है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या मेरुदंड कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है अंबेडकर साहब के संदर्भ में कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को अंबेडकर साहब ने मैग्ना कार्टा या मेरुदंड कहाँ है? आर्टिकल 21 आपको ध्यान में रखना है। जबकि आर्टिकल 32 के संदर्भ में आपको पहले से पता होगा, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की क्या बताया था अंबेडकर साहब ने? आत्मा ही नहीं, आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का क्या है? हृदय है। अब क्यों बताए, इसके संदर्भ में बात करेंगे जब आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे तब करेंगे। देखिए साथियों, आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति शब्द लिखा गया है, इसका मतलब ये भारत के नागरिकों को तो प्राप्त हो गई होगा, साथ ही वे नागरिक जो भारत में आए हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनको भी आर्टिकल 21 प्राप्त होगा। उनको भी आर्टिकल 21 में के तहत जो है उन्हें अधिकार होगा। क्या लिखा गया आर्टिकल 21 में? आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति की जीवन जीने की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। ये बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेखित की गई है? अनुच्छेद 21 में। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा साथियों कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? क्या प्रश्न आ रहा होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मैं बात करूंगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि की उचित प्रक्रिया क्या है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण अपन पहले से बात कर चुके हैं। आर्टिकल 21 में यह लिखा गया है कि जो भी वयस्क नागरिक हैं, जो भी कैसे नागरिक हैं? वयस्क नागरिक हैं, और वयस्क नागरिक के जीवन जीने से संबंधित जो भी बातें हैं वो आर्टिकल 21 में अंतर्निहित होगी। यानी वयस्क नागरिक के जीवन जीने से संबंधित जो भी अधिकार हैं वो सारे के सारे आर्टिकल 21 में अंतर्निहित होंगे। उल्लेखित नहीं किया गया है कि यह अधिकार होगा, ये नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जजमेंट वाद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी व्यक्ति के जीवन जीने से जुड़ा हुआ है, ये भी व्यक्ति के जीवन जीने से जुड़ा है। इसलिए जो जो व्यक्ति के जीवन जीने के संदर्भ में प्रावधान है वो सारे के सारे आर्टिकल 21 में अंतर्निहित हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक शब्द लिखा, मैंने कहा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। और जीवन भी कैसा, गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निटी के साथ जीना। फिर जीवन तो पशु भी जीते हैं, जीवन तो पशु भी जीते हैं। मानव दूसरों की तुलना में बेहतर कैसे जीवन यापन करे, उसके लिए जो जो अधिकार होंगे वो सारे आर्टिकल 21 में अंतर्निहित होंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जीना बड़ी बात है। गरिमापूर्ण, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है और संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और संविधान में सभी नागरिकों को अधिकार दे रखे हैं। अब सभी नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार दे रखे हैं जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जहां कहीं उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी तो ऐसा माना जाएगा कि आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। जहां कहीं गरिमा को दिक्कत पहुंचेगी तो ऐसा माना जाएगा कि आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। और आर्टिकल 21 का मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आप कहां जा सकते हैं, न्यायपालिका, न्यायालय में जा सकते हैं। तो यहां पर एक शब्द लिखा मैंने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिएगा साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन एक शब्द में और यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, वो है विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की कैसी प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया। देखिएगा जरा, यहां पर आपको ध्यान में इनसे संबंधित दो वाद आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पहला ध्यान में रखिएगा, गोपालन बनाम मद्रास राज्य। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे, गोपालन बनाम कौन सा राज्य है, मद्रास राज्य। गोपालन बनाम कौन सा राज्य है, मद्रास राज्य। और दूसरा वाद आप ध्यान में रखेंगे, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। आगे अपन बात करेंगे मेनका गांधी के संदर्भ में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ये आपके ध्यान में रख सकते हैं 1952 और ये ध्यान में रख सकते हैं 1970। ये 51-52 का संदर्भ है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट है, ये अपने कहां से लिया, तो आपको जरूर ध्यान में रखना, ये अपने लिया है जापान से। कौन से देश से लिया है, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया है, जापान से। अब देखते हैं विधि की उचित प्रक्रिया। ये जो विधि की उचित प्रक्रिया है, ये विधि की उचित प्रक्रिया अपने कहां से लिए, तो विधि की उचित प्रक्रिया में आपको ध्यान में रखना है कहां से लिए, अमेरिका से। अमेरिका से। अब दोनों का अर्थ समझते हैं। अपने समस्या ये रहती है कि अपन पढ़ तो लेते हैं विधि की उचित प्रक्रिया, विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता, लेकिन अपन ये एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाते हैं कि ये है क्या। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है, एक ही लाइन में मैं इसको क्लियर करूंगा, ये जापान से ली गई और इसका मतलब होता है विधि निर्माण में, किसमें, विधि निर्माण में समुचित प्रक्रिया का पालन हो। विधि निर्माण में समुचित प्रक्रिया का पालन हो। समुचित प्रक्रिया का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। विधि निर्माण में अगर समुचित प्रक्रिया का पालन हुआ है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं। क्या कह रहा है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा विधि बनाई गई है, और विधि आपको पता है कौन बनाता है, केंद्र में संसद के द्वारा बनाई जाएगी और राज्य में राज्य की विधानमंडल के द्वारा बनाई जाएगी। अगर संसद या विधानमंडल ने कोई विधि बनाई है और विधि में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का समुचित पालन किया है, तो उसके द्वारा व्यक्ति की जीवन जीने की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। बाकी न तो किसी नागरिक को अधिकार होगा और न ही राज्य को अधिकार होगा कि वो व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता को क्या कर दे, सीमित कर दे। आपको पता है कि विधि निर्माण के संदर्भ में शक्ति किसको प्रदान की गई है। विधि निर्माण के संदर्भ में बात करूं, या तो विधियों का निर्माण करती है केंद्र में संसद और राज्य में कौन करती है, विधानमंडल। केंद्र में संसद और राज्य में कौन करती है, विधानमंडल। देखिए जरा, संसद के पता है आपको कि संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रपति, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। एक तो होता है राज्यपाल,
एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। कौन सी परिषद? विधान परिषद। अब देखिए जरा, विधि निर्माण के संदर्भ में बात करें तो आपको पता हुआ बिल या तो पहले राज्यसभा में रखा जाएगा या लोकसभा में रखा जाएगा। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करेंगे तभी वो अधिनियम बनेगा। उसी प्रकार से आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं, बिल या तो पहले विधानसभा में रखा जाएगा या विधान परिषद में। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल उस विधि पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी उस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे, उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी वो अधिनियम बन पाएगा। ये तो है विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया। अगर ऐसा है तो ठीक है, विधि बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसा करें, लोकसभा से पारित कर दिया और लोकसभा से पारित करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करके मान लेता है कि ये विधि बन गई। नहीं भाई, विधि की स्थापित प्रक्रिया में मैंने क्या बताया, विधि की स्थापित प्रक्रिया में विधि निर्माण में समुचित प्रक्रिया का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। विधि निर्माण में समुचित प्रक्रिया का पालन हुआ है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ये कहां से लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया। दूसरा, एक बात ये ध्यान में रखनी है, विधि निर्माण में समुचित प्रक्रिया का क्या होना चाहिए? पालन। और समुचित प्रक्रिया का पालन कैसे होता है? मैंने आप लोगों के समक्ष रखा कि समुचित प्रक्रिया का पालन का मतलब ये है। दूसरा जो शब्द दे रखा है वो कौन सा है? विधि द्वारा कौन सी प्रक्रिया? उचित प्रक्रिया। विधि द्वारा उचित प्रक्रिया कहां से लिया गया? अमेरिका से। विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का मतलब होता है कि विधि निर्माण में समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। समुचित प्रक्रिया का, विधि निर्माण में समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ है, लेकिन विधि का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। विधि का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। विधि का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पवित्र। बस ये बात आपको ध्यान। समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, विधि बनाने के पीछे जो मनसा थी, जो उद्देश्य था, वो पवित्र था। अगर ऐसा है तो ये क्या है? विधि की उचित प्रक्रिया है। क्लियर रहेगा दोनों शब्दों में। यहां पर तो समुचित प्रक्रिया का पालन होना अनिवार्य है, जबकि यहां प्रक्रिया का पालन होना जरूरी नहीं है। यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे आप? उद्देश्य क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल बताता हूं, देखिए जरा। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष प्रावधान था, आर्टिकल 370 था कि नहीं था? और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए विशेष जो है अधिकार शक्तियां उसमें दे रखे थे आर्टिकल 370 में। 2019 में आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को जो है राज्य से हटाकर संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन साथियों, जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था, उस 370 में ये प्रावधान था कि ये अस्थायी प्रावधान है। लेकिन जब भी 370 हटाया जाएगा, जम्मू कश्मीर की विधानमंडल से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। जब भी 370 हटाया जाएगा, जम्मू कश्मीर की विधानमंडल से क्या लेनी होगी? स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। ये तो है विधि द्वारा। अगर हटाना है कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा से क्या लेनी होगी? स्वीकृति लेनी होगी। और जब हटाया गया था 2019 में, उस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग हो चुकी थी, विधानसभा थी नहीं, फिर भी हटा दिया गया। तो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में गया तो सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा, सरकार केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा कि हमने जो ये हटाया है आर्टिकल 370, निसंदेह रूप से उसमें विधि की समुचित प्रक्रिया की पालना नहीं हुई है। उसमें जो हटाने की प्रक्रिया में विधानमंडल की स्वीकृति लेनी जरूरी थी, लेकिन हमने नहीं ली है। लेकिन हमारा उद्देश्य पवित्र था, इसलिए हमने विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किया। कोर्ट ने पूछा उद्देश्य क्या पवित्र थे? तो सरकार ने स्पष्ट किया और कहा कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक जो थे उनको भारत के दूसरे नागरिकों के समान जो अधिकार हैं वो देना चाहते थे। बस ये हमारा उद्देश्य पवित्र था, इसीलिए आर्टिकल 370 को हटाया गया। अगर मुझे ये पूछा जाए कि बताइएगा जरा, ये आर्टिकल 370 हटाया गया है, सही है क्या? ये बिल्कुल सही तो है, आर्टिकल 370 हटाया गया है जो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें विधि की समुचित पालना का प्रयोग नहीं है, विधि की समुचित पालना काम में नहीं ली गई। ये अपने आप में गलत है। ये अपने आप में क्या है? एक गलत परंपरा की शुरुआत होती है।
और गलत परंपरा की शुरुआत होती है, इसके बाद जो है धीरे धीरे आगामी जो भी सरकारें आएगी वो इसी प्रकार की विधि की उचित प्रक्रिया की पालना करेगी, न कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की। ये एक प्रकार से गलत परंपरा, और आपको सभी को पता है जब एक बार किसी मामले में छूट मिल जाती है तो फिर तो हम शुरू ही हो जाते हैं कि अच्छा पहली बार जब हटाई गई थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पालना नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो कौन सा विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करें। सरकार कहेगी कि हमने कानून निर्माण के संदर्भ में प्रक्रिया नहीं अपनाई, लेकिन इस कानून के संदर्भ में हमारा उद्देश्य क्या था? पवित्र था। अरे भाई साहब, उद्देश्य पवित्र होने से क्या होता है? आपने विधि निर्माण के संदर्भ में समुचित पालना, समुचित प्रक्रिया का आपने पालना नहीं की है। तो दोनों बातें क्लियर रखिएगा, इसमें उद्देश्य पवित्र होने की बात होती है, इसमें विधि द्वारा समुचित पालना। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है कि आपका उद्देश्य पवित्र हो तो आप जीवन जीने की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर सकते। आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात विधि की समुचित पालना होगी, तभी आप जीवन जीने की स्वतंत्रता को क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। यानी सरकार चाहते हुए भी, राज्य चाहते हुए इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी नागरिक के जीवन जीने की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकता। अगर कोई विधि बनानी है तो विधि में समुचित पालना का क्या होना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए, तभी उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। बिल्कुल क्लियर रहेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधियों जो है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया दोनों के संदर्भ में। देखिए मैं सारों एक साथ क्लियर कर लेता हूं। एक तो आपने पढ़ा होगा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। दूसरा आपने पढ़ा होगा विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तीसरा आपने पढ़ा होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और नंबर 4 आपने पढ़ा है विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की कौन सी प्रक्रिया? उचित प्रक्रिया। जहां कहीं मिले ना इस प्रकार की बातें तो उसको तुलनात्मक रूप से पढ़िएगा, ताकि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। देखिए जरा, ये विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ये कहां से ली गई? अमेरिका से। ये कहां से ली गई? जापान से। और ये कहां से ली गई? अमेरिका से। क्लियर है बात? अब देखिए जरा, इसका क्या मतलब? विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अर्थात कानून के आधार पर, कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं, किसी भी नागरिक के साथ, कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं। अर्थात कानून सबके लिए क्या है? एक समान है। आर्टिकल 14 में जब आपने पढ़ा था ना कि कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा देखते हैं जरा, विधियों का समान संरक्षण का क्या मतलब है? विधियों का समान संरक्षण का मतलब है समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ कैसा व्यवहार? समान व्यवहार। तीसरा इसमें देखते हैं जरा, इसमें आपने जाना होगा, इसमें मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या है? विधि निर्माण में समुचित पालना हो। विधि निर्माण में या विधि निर्माण की प्रक्रिया में, विधि निर्माण की प्रक्रिया में समुचित पालना हो, समुचित पालना हो। और नंबर 4 इसमें क्या है? विधि का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। विधि का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। विधि निर्माण में पालना नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। विधि का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। विधि निर्माण में अगर समुचित पालना नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। कौन सा एग्जाम्पल देके? जम्मू कश्मीर के संदर्भ। क्लियर है बात? अब बात करते हैं वापस कौन से आर्टिकल के संदर्भ में? आर्टिकल 21 के संदर्भ। देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, विधि निर्माण के संदर्भ में थोड़ा सा आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं जरा, ये तो हो गई विधि के संदर्भ में, क्योंकि
अपन शब्दों से परिचय होना पहले बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप कंफ्यूजन नहीं होना, चारों अलग अलग हैं। विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। पहले मैंने आपको चारों से परिचय कराया, अब बात करते हैं आर्टिकल 21 में और किन किन बातों का उल्लेख। मैंने आपसे कहा आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का सबसे जो है आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित सबसे विस्तृत मौलिक अधिकार है। इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जिसके बारे में एक एक वाद के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, जो अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो वाद अपन पढ़ चुके, कौन कौन से? पहला आपने पढ़ा था गोपालन और दूसरा कौन सा? मेनका गांधी। वो तो केवल विधि के संदर्भ में वाद थे, विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उससे संबंधित बातें। जिसमें सबसे पहले वाद के बारे में आप बात करेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य। कौन सा ध्यान में रखेंगे? हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य। हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य 1978। हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य 1978 जो बिहार राज्य के संदर्भ में है। और बिहार में जो जेलें थी वहां पर कैदियों की संख्या जेल की क्षमता की तुलना में बहुत अधिक थी। भाई मान लेते हैं जेल की क्षमता 100 कैदी की थी, वहां पर 200-300 कैदी ढूंढे जा रहे हैं, उसमें भरे पड़े। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो यह महसूस किया गया कि इतने ज्यादा कैदी क्यों हैं। तो कहा गया कि ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनकी समय पर सुनवाई नहीं हुई है। जिनकी समय पर क्या नहीं हुई है? सुनवाई नहीं हुई है। जब सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण से वो लंबे समय से क्या है, जेलों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य 1997 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भी आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। इसका अधिकार है, त्वरित सुनवाई का अधिकार भी आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। और त्वरित सुनवाई के अधिकार को इसमें जीवन जीने के अधिकार में क्या माना जाए? शामिल माना जाए। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है त्वरित सुनवाई, त्वरित सुनवाई के अधिकार को, त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अंतर्निहित है। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कही थी? हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य 1978। अच्छा प्रश्न हो सकते हैं। और ये बिहार में किन से संबंधित थी? तो बिहार में जेलों में जो कैदी थी, बिहार जेलों में जो कैदी थे उनसे संबंधित थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 1978 में दूसरा वाद आप ध्यान में रखेंगे, कौन सा? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। साथियों मेनका गांधी आपको पता है संजय गांधी की पत्नी है मेनका गांधी जी, जो वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया गया था। मेनका गांधी का क्या छीन लिया गया था? पासपोर्ट छीन लिया गया। और मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी कि विदेश भ्रमण का अधिकार जीवन जीने की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता, विदेश भ्रमण का अधिकार मानव के जीवन जीने के अधिकार में अंतर्निहित है। अगर विदेश भ्रमण नहीं किया गया, यानी मेरे पासपोर्ट छीन लिया गया तो अब मैं विदेश नहीं जा सकती, तो ये इस प्रकार से मुझे जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 के तहत मिला है, वो उसमें किसी न किसी प्रकार की क्या उत्पन्न हुई है? बाधा उत्पन्न हुई है। तो यहां पर आर्टिकल 21 से संबंधित मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश भ्रमण, कौन सा भ्रमण? विदेश भ्रमण जो है ये आर्टिकल 21 में क्या है? शामिल है। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा क्या बात कही इसमें, विदेश भ्रमण, विदेश भ्रमण अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। विदेश भ्रमण आर्टिकल 21 में क्या है? अंतर्निहित है। दूसरी बात आप कर ही चुके हैं, कौन सा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के संबंध में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या कहा कि विधि निर्माण में किसकी पालना होनी चाहिए? प्रक्रिया की समुचित पालना हो। और तीसरी बात इन्होंने कही गरिमापूर्ण जीवन जीने के संदर्भ में। भारत के
प्रत्येक नागरिक और यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। ये मेनका गांधीवाद के संदर्भ में 3 बातें आपको ध्यान में रखनी। कौन कौन सी? विदेश भ्रमण के संदर्भ में, ये आर्टिकल 21 में क्या है? अंतर्निहित है। दूसरी आपको ध्यान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि निर्माण की समुचित पालना का प्रयोग हो। और तीसरी मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। कैसा जीवन? गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार। तीसरा वाद आपको ध्यान में रखना है, तीसरा वाद विधि के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, वो है नंबर 3 पे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन सा? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, और विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता का क्या है? बाधा पहुंचता है। भाई कार्यस्थल पर कोई यौन उत्पीड़न हो रहा है किसी महिला या पुरुष के साथ, जरूरी नहीं है महिला के साथ, पुरुष के साथ भी अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसा समझा जाएगा कि यह आर्टिकल 21 का क्या है? उल्लंघन है। और इसके बाद आपको पता होगा तो विशाखा निर्देश या विशाखा गाइड का जो है गाइडलाइन भी जारी की गई थी, वो भी आप जरूर ध्यान में रखिए। कौन से वाद के बाद? विशाखा बनाम कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य 1997। और इसमें क्या कहा? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, क्या ध्यान में रखेंगे? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 21 का क्या है? उल्लंघन है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 21 का क्या है? उल्लंघन है। और इसके बाद में विशाखा गाइडलाइन भी जारी की गई, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है 1997 के संदर्भ में। अगला वाद आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, MC मेहता बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम कौन सा संघ? भारत संघ। इसके संदर्भ में ईयर नहीं लिखूंगा मैं, ईयर इसलिए नहीं लिखूंगा कि MC मेहता साहब के बहुत सारे ऐसे वाद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है। MC मेहता का नाम आते ही एक ही बात आपके दिलो दिमाग में आनी चाहिए, और वो कौन सी है? पर्यावरण। मेहता साहब ने पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जो है बहुत सारी बातें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में ले गई, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अपने अलग अलग मामलों में अलग अलग निर्णय लिए। पर्यावरण के संदर्भ, क्योंकि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए पर्यावरण अपने शुद्ध होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपने देखा होगा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण कितनी प्रकार की जो है ये वर्तमान में अलग अलग प्रकार की, कहते हैं ना, प्रकृति अपना बदला लेती है। अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है, पर्यावरण सही नहीं है, पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो रहा है, पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है मनुष्य की जीवन जीने की स्वतंत्रता में भी क्या होगी? बाधा उत्पन्न। साथियों, अपने इस प्रकार की विकट परिस्थिति जीवन में कभी नहीं देखी होगी। कोरोना काल के अंदर सारे लोग घरों में कैद हो गए थे। ये एक प्रकार से क्या था? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से संबंधित था। आपने देखा होगा अभी बारिश की सीजन में बिजली गिरने जैसी समस्या, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक साथ इतनी जगह पर बिजली गिरे और जिससे इतनी अधिक मात्रा में जनहानि हुई। नहीं, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पर्यावरण का अत्यधिक तेज गति से क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। मानव अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए पर्यावरण का क्या कर रहा है? दोहन कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि प्रकृति अपना बदला जरूर लेती है। MC मेहता साहब ने पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता के लिए बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में है। और MC मेहता का नाम आते ही आपको जरूर ध्यान में रखना है, पर्यावरण से संबंधित जरूर ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब यहां पर एक दो बातें मैं MC मेहता साहब के संदर्भ में कुछ वाद है उसको मैं बताऊंगा। जैसे MC मेहता बनाम भारत संघ वाद और 1991 का पूछे, MC मेहता बनाम भारत संघ वाद 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता के प्रयासों से ही पर्यावरण नामक एक नया विषय सर्जित करवाया, इन्वायरमेंट नामक एक नया विषय, और उसके बाद जो है ये पाठ्य पुस्तकों में भी क्या किया गया? शामिल किया गया। इससे पूर्व इन्वायरमेंट नामक नया विषय पाठ्य पुस्तकों में नहीं था, पाठ्य पुस्तकों में नहीं था। इन्वायरमेंट नामक नया विषय, पर्यावरण नामक नया विषय स्कूलों की पाठ्यक्रम में शामिल करवाने के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है वो कौन है? MC मेहता।
तो ध्यान से सुनिएगा, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा कि पर्यावरण विषय स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, पर्यावरण विषय स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। कौन सा बात ध्यान में रखेंगे? MC मेहता। कौन सा ध्यान में रखेंगे? MC मेहता 1991। MC मेहता के संदर्भ में दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, 2016 का एक वाद और आया था MC मेहता का। और MC मेहता में 2016 के वाद में आपने देखा होगा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला जो ईंधन था, जिसमें BS3 के बारे में बात करूंगा, उसके संदर्भ में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम रोक लगा दी थी और कहा अब नई कोई भी कंपनी जो है BS3 के नाम से कोई भी इंजन की वाहन नहीं बनाएगी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एकदम से वाहनों की बिक्री जो है तेज हो गई थी। 31 मार्च 2017 ऐसी कुछ डेट दी थी और कहा 31 मार्च 2017 के बाद जो है किसी भी प्रकार की जो है कंपनी इस प्रकार के वाहन नहीं बेच सकेगी। तो कंपनी ने रेटों में अत्यधिक मात्रा में गिरावट की, जिसके कारण बहुत सारे वाहन जो स्टॉक में थे वो निकाले गए। वो भी उसके पीछे भी किन का हाथ है? MC मेहता का। तो MC मेहता का नाम आते ही मैं फिर से कह रहा हूं, एक ही बात ध्यान में रखेंगे, कौन सा? पर्यावरण का संरक्षण के संदर्भ में MC मेहता का नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए जरा, अगला आपको ध्यान में रखना है परमानंद कटारा। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। कई जगह 87 मिल रहा है, 1989 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 1989 में परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाद में क्या हुआ देखिए जरा। कोई व्यक्ति था और सड़क पर दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ के हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने कहा पहले इस पे पुलिस कार्रवाई होगी और जो है ज़रूरी जो कागजात हैं वो कार्रवाई पूरी होने के बाद ही इनका इलाज शुरू होगा। इसी बीच उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसके बाद मामला ये कोर्ट में गया और कहा कि पुलिस कार्रवाई और कागजी कार्रवाई के नाम पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। जबकि आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। ये तो एक प्रकार से उन डॉक्टरों की लापरवाही और उस हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। अगर समय पर इलाज होता और पुलिस कार्रवाई और ये जो जरूरी कागजात से संबंधित जो बातें हो रही हैं ये नहीं होती तो उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह क्लियर करते हुए क्या कहा कि अब किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई, किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई इलाज के बाद भी हो सकती है, लेकिन इलाज बाद में नहीं हो सकता। भाई समय पर अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसको समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, लेकिन हॉस्पिटल में इस नाम से उसका इलाज नहीं हुआ है कि जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं होगी तब तक अपन इलाज नहीं करेंगे। क्योंकि पहले क्या था, पहले हॉस्पिटलों में भी पुलिस कार्रवाई के द्वारा दिक्कतें आ जाती थी, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तो जो इमरजेंसी के समय चिकित्सा सहायता जब भी मांगी जाएगी उस समय किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। बहुत ही अच्छा वाद है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। परमानंद कटारा, तो ध्यान से सुनिएगा, निःशुल्क। यहां पर भी कैसी है? निःशुल्क। आपके पास पैसे है कि नहीं है कोई मुद्दा नहीं है। अगर एक्सीडेंट हुआ है, कोई इमरजेंसी हुई है तो नजदीकी हॉस्पिटल या डॉक्टर जो भी है आपका निःशुल्क इलाज करेगा। ऐसा नहीं कि पैसे ला, पहले 20,000 काउंटर पे जमा करा फिर तेरा इलाज शुरू करते, नहीं। अगर ऐसा किया है किसी डॉक्टर ने या किसी हॉस्पिटल ने, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। जब कभी आपको लगे कि रुपए पैसों को लेकर एक्सीडेंट किए व्यक्ति का इलाज डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं कर रहे हैं तो परमानंद कटारावाद के संदर्भ में आपको ध्यान जाना चाहिए। और परमानंद कटारावाद में क्या कहा? निःशुल्क एवं आपातकालीन, निःशुल्क एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। ये भी आर्टिकल 21 का क्या माना जाएगा? पार्ट माना जाएगा। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 में निःशुल्क एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही गई, जो अच्छा प्रश्न हो सकता है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए जरा, आपने देखा होगा कोरोना काल के समय निःशुल्क खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई थी ना। कोरोना काल के समय
पहले जो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो जो अनाज मिल रहा था, कोरोना काल के समय सभी को निःशुल्क दिया गया। निःशुल्क क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अगर अनाज समय पे नहीं मिलता तो कोरोना के कारण तो मरते नहीं मरते, लेकिन कई सारे भूख से मर जाते, क्योंकि रोजगार सारे बंद थे, घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। अब घर के अंदर बैठे खाए क्या, जब पैसे नहीं है तो फिर खाएंगे कैसे। अब खाने के लिए सरकार ने क्या कहा, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगी। जब भी आपातकालीन परिस्थितियां ऐसी, आपातकालीन का मतलब केवल युद्ध नहीं है, आपातकालीन का मतलब है जब भी रोजगार के साधन सीमित हो जाए और ऐसी कोई महामारी आ जाए जिसके कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकले, ऐसी स्थिति में राज्य की ड्यूटी बनेगी, सरकार की ये ड्यूटी बनेगी कि इस समय जो है निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। और इसके संदर्भ में जो वाद आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा है, PUCL बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया, निःशुल्क खाद्य सामग्री, निःशुल्क कौन सी सामग्री, खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निःशुल्क खाद्य सामग्री के संदर्भ में आपको जरूर ध्यान में रखना है, PUCL बनाम भारत संघ, निःशुल्क खाद्य सामग्री, या जिसको मैं खाद्य सुरक्षा भी कह सकता हूं, जो जहां से अच्छा प्रश्न हो सकता है, खाद्य सुरक्षा या खाद्य सामग्री के संदर्भ में। ठीक है, वाद का ईयर भी आप लिख सकते हैं 2011। कौन सा ध्यान में रखिएगा, 2011। एक मॉब लिचिंग का नाम आपने सुना होगा, मॉब लिचिंग। मॉब लिचिंग का मतलब है भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मारना। तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघवाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिचिंग पर रोक लगाते हुए कहा कि मॉब लिचिंग ही एक प्रकार का सामान्य अपराध के समान है और उस पर उसी प्रकार की कार्रवाई होगी जो सामान्य जो अपराधी रहता है, सामान्य जो किसी व्यक्ति ने मर्डर किया उसके संदर्भ। पहले क्या होता था, भीड़ के द्वारा जब किसी व्यक्ति को मार दिया जाता था तो ऐसा कहता था मॉब लिचिंग हो गई है। और किसने मारा, कि भीड़ ने। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, फिर किसने मारा है, कि भीड़ ने मारा है, और भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में भीड़ के द्वारा व्यक्ति को मारने के कारण किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं होती थी। लेकिन व्यक्ति की तो जान गई ना, उसकी जीवन जीने के अधिकार तो है ही नहीं कुछ, व्यक्ति ने भीड़ ने मिलकर मार दिया, कुछ है ही नहीं। तो 2018 में तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मॉब लिचिंग भी एक प्रकार का अपराध है। कौन सा ध्यान में रखेंगे, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ 2018। तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 और तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 में क्या कहा, मॉब लिचिंग, मॉब लिचिंग भी एक प्रकार का क्या होगा, सामान्य अपराध होगा। और मॉब लिचिंग का मतलब क्या है, भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मारना, भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मारना, भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मारना। मॉब लिचिंग भी आर्टिकल 21 का क्या है, उल्लंघन है। और राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना जिसने मॉब लिचिंग के संदर्भ में क्या बनाए, कानून बनाए। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना, राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना जिन्होंने मॉब लिचिंग संबंधी कानून बनाई, मॉब लिचिंग के संबंध में कानून बनाया, मॉब लिचिंग के संदर्भ में क्या बनाया, कानून बनाया। बात ध्यान में रखना है कौन सा, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ 2018। अगला देखिए जरा, अगला आपको ध्यान में रखना है पुट्टा स्वामी। कौन सा ध्यान में रखेंगे, पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के बाद में आप लोगों ने सुना होगा 2017 में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक लगाई, आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक। किनकी, आधार कार्ड की अनिवार्यता पर क्या लगाएगी, रोक लगाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक। और आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक क्यों, आधार कार्ड के बनाने के समय आप लोगों ने देखा होगा फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक ली जाती है।
और बायोमेट्रिक लेना निजता के अधिकार का उल्लंघन है और आर्टिकल 21 कह रहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है। आर्टिकल 21 में भी जो बायोमेट्रिक ली जाती है, ये पुट्टास्वामी न्यायाधीश थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, और इनको लगा कि ये तो गलत हो रहा है। आधार कार्ड की अनिवार्यता के नाम पर सभी नागरिकों की क्या ली जा रही है, बायोमेट्रिक ली जा रही है। अगर ये बायोमेट्रिक लीक हो गई तो, अगर बायोमेट्रिक लीक हो, क्योंकि सारा का सारा बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है और बैंकों में सबके पैसे रहते हैं, और बैंक अकाउंट में हैकर ने ये हैक करके वहां से ले लिया गया, तो फिर बैंकों में जो पैसा डाल रखे ना वो सारा का सारा साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पुट्टास्वामी की ओर से पक्ष रखते हुए ये बात कही गई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या, और इनके अलावा सुनो, इनके अलावा ये भी कहा गया कि जितने भी आजकल जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता है। आधार कार्ड से सबको जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। अब सरकारी योजनाओं में कोई भी एक योजना से संबंधित अगर डाटा लीक हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर क्या लगा दी, रोक लगा दी, और कहा आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लागू नहीं होंगे। अगर किसी की इच्छा नहीं है तो जो है ये लागू नहीं रहेगा, और सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अगर किसी को लगे तो आधार कार्ड के अलावा बहुत सारे दूसरे विकल्प जो हैं उसको, उसके द्वारा सरकारी योजनाओं को उसे लाभ मिलेगा। यानी आधार कार्ड के नाम पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा इसमें ध्यान में क्या रखना है। आधार कार्ड के कारण, आधार कार्ड के कारण किसी भी नागरिक को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी। कौन सा? पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान में रखना। 2017 जिसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। और देखिए अरुणा शानबाग का नाम आपने सुना होगा। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 की बात है। अरुणा शानबाग के संदर्भ में आपने सुना होगा कि पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु प्रदान की। कौन सी मृत्यु? इच्छा मृत्यु प्रदान की। और इच्छा मृत्यु क्यों प्रदान की उसके पीछे कारण सुनिएगा। एक महिला थी जो हॉस्पिटल में नर्स थी और उनके साथी जो थे उन्होंने उनके साथ बलात्कार कर दिया, और बलात्कार करने के बाद वो कोमा में चली गई। और साथियों कोमा वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति देख और सुन तो सब कुछ सकता है लेकिन शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। लंबे समय से कोमा में थी और परिवार के पूरे जो लोग थे इस स्थिति से बिल्कुल ही दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट में उस महिला की ओर से वकील ने कहा कि जब मेडिकल बोर्ड की टीम ने कह दिया है कि ये वापस सामान्य परिस्थिति में नहीं आ सकती, एक प्रकार की असाध्य बीमारी एक कोमा में है, तो इसे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। और साथियों भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी को इच्छा मृत्यु प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? इच्छा मृत्यु प्रदान की गई। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में ये रखना है, इच्छा मृत्यु तभी, हाँ अपन मत चले जाना कि साला क्या है, जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, नौकरी तो लग नहीं रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं ना, इच्छा मृत्यु दे देगा, नहीं, ठीक है, लग जाएगी नौकरी। नौकरी तो कोई थोड़ी है कि नौकरी नहीं लगी तो जीवन ही नहीं समाप्त कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे होते सोचते हैं ना, नौकरी क्या पता आपके नौकरी, सरकारी नौकरी में तो फिक्स वेतन है, ठीक है, और हो सकता है आपके कहते हैं ना कर्म में जो लिखा वही मिलता है, ठीक है, और आपका ये भाग्य ये कहे कि नहीं सरकारी नौकरी में बैठा तो बड़ा बिजनेस करेगा और हजारों करोड़ों रुपए कमाएगा, और पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अरुणा शानबाग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अरुणा शानबाग वाले मामले में कहा कि अगर मेडिकल बोर्ड की टीम लिखित में यह दे दे कि इसे असाध्य बीमारी है और इसे वापस किसी भी स्थिति में सामान्य परिस्थितियों में नहीं लाया जा सकता, तो उसके जो जीवन रक्षक उपकरण लगे हैं जिसके कारण वो जिंदा है, जो वेंटिलेटर है, उसको हटा दिया जाएगा, उसे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाएगी। आपने अगर प्रयास भी किया ना तो आईपीसी की धारा लगेगी और उसके तहत आपको क्या होगी, सजा होगी। जो भी कहता ना, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि सुसाइड करते समय ना हो तो पाया नहीं ढंग से और उससे पहले जिंदा बच गए, तो उसको जो है आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ना समझ इंसान होते हैं वो रेलवे ट्रैक पे चले जाते हैं
किसी के चक्कर में, है ना। फिर वहां पर जाकर अपने आप को यूं फिर आते हैं, वहां रेलवे पुलिस उनको पकड़ लेती है और उसके बाद उसको जेल में डाल देती है। क्यों? आत्महत्या का प्रयास भी एक प्रकार का अपराध है। आत्महत्या का प्रयास भी एक प्रकार का क्या है? अपराध है। लेकिन इसके संदर्भ में आपको अरुणा शानबाग जरूर ध्यान में रखना है। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे? अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ 2011। और पहली बार इसमें क्या प्रदान की गई? इच्छा मृत्यु। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ में पहली बार क्या प्रदान की गई? इच्छा मृत्यु। लेकिन कब दिया जाएगी? जब कोई ऐसी बीमारी हो जो कैसी हो? असाध्य बीमारी हो, जिसका इलाज नहीं हो और मेडिकल बोर्ड की टीम लिखित में दे दे, ऐसी स्थिति में ही उसे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाएगी। अगला देखिए, अगला वाद एक और महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखना, वो है कॉमन राज बनाम भारत संघ। कॉमन राज बनाम कौन सा संघ? भारत संघ। साथियों, वाद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल एग्जाम में वाद से संबंधित अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। वाद आपको ध्यान में है तभी जो है आपके इससे संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी वाद आ रहे हैं वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। एग्जाम में आजकल यहां से अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। कॉमन राज बनाम भारत संघ 2018। और इसमें क्या कहा गया? सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार। सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कहते हैं ना, अंतिम संस्कार भी आर्टिकल 21 में क्या है? अंतर्निहित है। व्यक्ति की जब मौत हो जाती है तो व्यक्ति की मौत के बाद में उसकी अंत्येष्टि, उसका जो अंतिम संस्कार है, वो जिस धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उस धर्म की जो विधि है उसी के अनुसार उसका क्या किया जाएगा? अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कही? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। कौन सा वाद है? कॉमन राज बनाम भारत संघ वाद 2018। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। कौन सा वाद है? कॉमन राज बनाम भारत संघ 2018। और इसमें क्या कहा कि सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार। साथियों, अभी आपने कोरोना काल के समय देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी सरकार ने यह प्रयास किया और उन्होंने कहा ऐसी बहुत सारी लावारिस लाशें थी जिसका सरकार ने उस विधि के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जिस धर्म से संबंधित आते थे। भारत एक कहते हैं ना लोक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है गर्भ से लगाकर कब्र तक सरकार नागरिकों के लिए क्या करेगी? ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। आपने देखा होगा आगे जब अपन राज्य की नीति निर्देशकता तो पढ़ेंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य में गर्भ से कब्र तक राज्य कैसी व्यवस्था करता है इनके संदर्भ में जानेंगे। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कॉमन राज बनाम भारत संघ 2018। अगला वाद आपको ध्यान में रखना है हादियावाद। ये भी 2018 का ही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इच्छा पूर्वक, ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आईएएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है, इच्छा पूर्वक विवाह करने का अधिकार। इच्छा पूर्वक विवाह करने का अधिकार, इच्छा पूर्वक विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अंतर्निहित है। ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। इच्छा पूर्वक विवाह करना, अगर किसी की इच्छा पूर्वक शादी नहीं होती है तो ये भी उसके जीवन जीने के अधिकार को क्या करती है? सीमित करती है। कहते हैं ना तुम्हारे बिना भी क्या जीना, साथ जीना साथ मरना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन धरातल पे ये संभव थोड़ा कम है। घर परिवार वाले के जो मेंबर है ना, ऐसा नहीं कहना है कि आर्टिकल 21 मुझे अधिकार दे रहा है कि मेरी अगर इच्छा पूर्वक शादी नहीं हुई तो मेरे जीवन जीने की स्वतंत्रता सीमित हो रही है और मुझे आर्टिकल 21 के तहत न्यायपालिका में, न्यायालय में जाने का अधिकार है। नहीं, ठीक है। हाँ, आप जा सकते हैं अगर इच्छा पूर्वक विवाह नहीं है तो ये आर्टिकल 21 वाद ये ध्यान में रखिएगा, हादियावाद 2018। अगला वाद एक और महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान में रखना है वो है विजय शर्मा बनाम भारत संघ। विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008। विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गर्भावस्था के समय जो भ्रूण परीक्षण होता ना, ये भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। क्या ध्यान में रखेंगे? गर्भावस्था के समय भ्रूण परीक्षण, गर्भावस्था के समय
भ्रूण परीक्षण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 का क्या है? उल्लंघन है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। गर्भावस्था के समय भ्रूण परीक्षण आर्टिकल 21 का क्या है? उल्लंघन है। इसको भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। इनके अलावा आपको ध्यान में रखना है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। कौन सा ध्यान में रखेंगे? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। और सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में स्वच्छ हवा एवं साफ पानी, स्वच्छ हवा एवं साफ पानी, ये भी आर्टिकल 21 में क्या है? अंतर्निहित है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन या व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए इन सब का होना बेहद ज्यादा आवश्यक है। किनका? स्वच्छ हवा और साफ पानी का। अगर हवा स्वच्छ नहीं मिल रही है तो फिर जीवन जीने की स्वतंत्रता में बाधा है। और अगर पीने के लिए पानी अच्छा नहीं मिल रहा है तो ये भी आर्टिकल 21 का क्या है? उल्लंघन है। कितने सारे वाद हैं जो इनसे संबंधित है आर्टिकल 21। जो महत्वपूर्ण वाद है वही बताए, बाकी इनके अलावा बहुत सारे ऐसे वाद और भी हैं, वो भी आप ध्यान में रखना है। ठीक है। इनके अलावा आर्टिकल 21 में और कौन सी बातें वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे देखिए जरा, आर्टिकल 21 में पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, पर्याप्त नींद लेने का अधिकार। दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं पर्याप्त नींद लेने का अधिकार के बाद में एकांतता का अधिकार। ये सारे आर्टिकल 21 में उल्लेखित हैं, आपने अंतर्निहित है। एकांतता का अधिकार। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, लेकिन न्यायालय की अनुमति से लगा सकते हैं ना। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। अगला आप ध्यान में रख सकते हैं कौन सा? सार्वजनिक स्थलों पर फांसी से रोक, सार्वजनिक स्थलों पर फांसी से रोक, सार्वजनिक स्थलों पर फांसी से रोक। ये सारे के सारे आर्टिकल 21 में अंतर्निहित हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा था शुरू से भी, मैंने कहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित सबसे विस्तृत अधिकार हैं और इनसे मौलिक अधिकारों से संबंधित सर्वाधिक वाद भी किनसे संबंधित हैं? इसी आर्टिकल 21 से संबंधित हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला आप ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 21A। कौन सा ध्यान में रखेंगे? अनुच्छेद 21A के संदर्भ में। ए मैंने कैपिटल लिखा, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया। और इसको कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन आपके हुआ था 2002 में। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। इससे पूर्व जो ये 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का अधिकार था, ये कौन से अनुच्छेद में था? तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 45 में था। पहले ये किस में उल्लेखित था? अनुच्छेद 45 में था। वर्तमान में ये किस में है? 21A में। क्लियर है? अभी वर्तमान में आर्टिकल 45 में क्या है? तो वर्तमान में आर्टिकल 45 में है कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु राज्य क्या करेगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। क्या उपलब्ध करवाएगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान में आर्टिकल 45 में ये है, पहले आर्टिकल 45 में ये बात थी। क्लियर है बात? अगला देखिए जरा, इसी को लेकर जो है आपको पता होगा क्या बनाया गया था? RTE 2009, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसी को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन बात यहीं तक समाप्त नहीं होगी।
प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वाद था जिसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल माना गया आर्टिकल 21 में। वो वाद भी आपको ध्यान में रखना है। वाद कौन सा ध्यान में रखेंगे? मोहिनी जैन, मोस्ट करके ध्यान में रखिएगा। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अंतर्निहित है। अंतर्निहित होने का मतलब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें शामिल माना जाए। और बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लिख लिया गया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी सुप्रीम, पहले अंतर्निहित का मतलब है इसमें शामिल मान लिया जाए। कौन से वाद में कहा था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 21 से संबंधित एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, और वो कौन सी है? देखिए जरा, 2002 में संविधान समीक्षा समिति बनी थी। क्या बनी थी? संविधान समीक्षा समिति। 2002 में कौन सी समिति बनी थी? संविधान समीक्षा बनी थी। और इस संविधान समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे वेंकट चलैया। और इस संविधान समीक्षा समिति ने अपनी सिफारिश में क्या कहा कि 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 18 वर्ष से कम बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2002 में संविधान समीक्षा समिति ने कहा था, लेकिन फिर आपको ध्यान में रखना है 6 से 14 वर्ष तक रखा गया। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। किन्होंने कहा? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति जो है उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लागू की जाए, लेकिन इसमें 14 वर्ष लागू की गई। इसके संदर्भ में 18 वर्ष की बात कहने वाली कौन सी समिति थी? संविधान समीक्षा समिति। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? CS वेंकट चलैया। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आर्टिकल 21, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल था, जिसके बारे में डिटेल से अपने बात की। वाद साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल एग्जाम में वाद से संबंधित अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और ईयर भी ध्यान में नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ष ध्यान में नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसका नाम जरूर ध्यान में रखना है जिस नाम से वाद सुप्रीम कोर्ट में गया और उनको लेकर जो फैसला आया वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आर्टिकल 22, 23, 24 के बारे में बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, और आर्टिकल 22 जो गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता देता है उनसे संबंधित। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।